हाय गाइस, सो आज हम करेंगे ब्लॉक 2 ऑफ BGC 5। सो ब्लॉक 2 इज थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एंड बिनेट स्केल। ठीक है। सो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस हमने ऑलरेडी कर रखी हैं, जो हमने सबसे पहले हम शायद ब्लॉक 1 पढ़ा था, सॉरी DGC 1 पढ़ा था, उसमें हमने करी हुई हैं। तो इसमें यूनिट 1 है स्पीयरमैन्स मॉडल ऑफ जर्नल मेंटल एबिलिटी। सो गिलफोर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल एंड स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी वी हैव ऑलरेडी डन। ये रही वो थ्योरीज। सो ये आपने पढ़ा हुआ है ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 में। तो मैं बार फिर से बता देती हूँ। सो गिलफोर्ड की थ्योरी इंटेलिजेंस की कि उन्होंने बोला था कि देयर आर 180 कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस, जो हमारे 6x6x5 के पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो और ये आपस में इंटरलिंक्ड है, तो इसीलिए उसने इसको क्यूब टाइप में बनाया था, क्योंकि क्यूब में 3 साइड्स हमेशा विजिबल होती हैं। तो ये है सबसे पहले प्रोडक्ट्स में देखो आप, यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशन। देन कंटेंट है विजुअल, ऑडिटोरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियरल। देन ऑपरेशंस में इवेल्युएशन, कन्वर्जन प्रोडक्शन, डाइवर्जन प्रोडक्शन, मेमोरी, कॉग्निशन, वेयर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, मेमोरी रिकॉर्डिंग एंड मेमोरी रिटेंशन। ठीक है। सो इससे पहले जो उन्होंने इसका ही ये इंटेलिजेंस का मॉडल दिया था, उसमें सिर्फ मेमोरी था। सो इसके 150 कंपोनेंट्स थे। पहले अगर आपको कहीं पे 150 दिखे तो समझ जाना कि वो ये 5 थे और यहाँ पे 5 था। मेमोरी के 2 टाइप्स नहीं थे और यहाँ पे 6 थे। तो 6 × 5 × 5 इज 150। बट आफ्टर फ्यू ईयर्स उन्होंने मेमोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ये डाला, तो 6 × 6 × 5 हो गया आपका 180 कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है। इसके अलावा ये गिलफोर्ड की हो गई। उसके बाद हमने किसकी, हाँ, स्पीयरमैन की थी। सो स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने 2 फैक्टर्स यूज करे थे, जो कि है जी फैक्टर एंड एस फैक्टर, वेयर जी स्टैंड्स फॉर जर्नल फैक्टर और जर्नल इंटेलिजेंस एंड एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। ठीक है। तो ही सेड कि अ पर्सन हैज बोथ जर्नल इंटेलिजेंस एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, इन विच द जर्नल इंटेलिजेंस इज मोस्टली हेरिडिटिकल, मतलब आपकी हेरिडिटी से आती है, एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इज द कैटेगराइजेशन ऑफ पर्सन हु कैन डील विद स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो स्पेसिफिक वैल्यू पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, और जो आपकी जर्नल है वो आपकी हेरिडिटरी है। हेरिडिटरी में जो आपके एबिलिटीज वगैरह हैं, जैसे कि अगर इफ योर पेरेंट्स हैव अ हाई IQ, देन देयर आर लॉट ऑफ प्रोमिनेंट चांसेस कि आपका भी IQ ज्यादा ही होगा। ठीक है। फिर स्पेसिफिक है कि इफ योर पेरेंट्स और मतलब उन्होंने ज्यादा कुछ सर्विसमैन और सर्विस में ही थे आपके पेरेंट्स, बट आपका काफी अच्छा क्रिएटिव क्वोशिएंट आ रहा है सामने, तो इट इज योर स्पेसिफिक एबिलिटी। ठीक है। ये आपको हेरिडिटरी से नहीं आया है, ये आपका कुछ इनबॉर्न टैलेंट था और कुछ आपने हार्डवर्क करा है। ठीक है। and the specific factor is influenced by educational training and environment which is changeable, of course, as I said कि आपने hard work करा, ट्रेनिंग करी। so at some point of your life you must have been influenced by a person जो ड्राइंग कर रहा होगा, तो उसको देख के you thought कि you can also draw like this। एवरी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस हैज 2 फैक्टर्स, जिसमें 2 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, जो कि है आपका जी जर्नल फैक्टर और एस है आपका स्पेसिफिक फैक्टर। तो जो आपका जर्नल इंटेलिजेंस है वो आपके जो डेली टास्क है, एवरी परफॉर्मेंस जो भी आप कर रहे हो उसको करने का काम आता है, और जो आपका स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है, जो स्पेशल काइंड ऑफ टास्क होते हैं उनके लिए काम आता है। ठीक है। सो जो हर एक की अलग अलग एबिलिटीज होती हैं, कैपेसिटीज होती हैं, एप्टीट्यूड सबका अलग होता है। ये उसी में आपका जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है, स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, वो है। ठीक है। तो ये स्पीयरमैन की थ्योरी थी। अगर आपको उसके बाद वो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी देखनी है, तो वो एक थॉर्नडाइक ने दे रखी है मल्टी फैक्टर थ्योरी, वो ये है, और मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी ये रही। सो इन 1983 गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। ही डिफाइंड 9 फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस, एवरी फैक्टर इज इंडिपेंडेंट एंड डज नॉट अफेक्ट अदर फैक्टर। ठीक है। तो उन्होंने 9 टाइप के इंटेलिजेंस बताए थे, कि मतलब जैसे कोई मैथ्स में तेज है, कोई साइंस में तेज है, कोई हिंदी में तेज है, ये उन्होंने बताया था। ठीक है। तो जैसे कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, अगर किसी का लिंग्विस्टिक में हाथ अच्छा है, मतलब कि लैंग्वेज वगैरह में हाथ अच्छा है, तो ही कैन बी अ लेक्चरर, एडवोकेट, पोएट या लिरिसिस्ट। ठीक है। अगर कोई लॉजिको मैथमेटिक्स इंटेलिजेंस है किसी के पास, तो मैथ्स में अच्छा है, तो वो बैंकर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन बन सकता है। किसी का अगर स्पाशियल इंटेलिजेंस अच्छा है, तो वो आर्किटेक्ट, आर्टिस्ट, स्कल्पचरर, पेंटर और स्केचर बन सकता है। ठीक है। अगर किसी का म्यूजिकल इंटेलिजेंस हाई है, तो वो कंपोजर, म्यूजिशियन, सिंगर बन सकता है या इंस्ट्रूमेंट प्लेयर बन सकता है। बॉडी इंटेलेक्ट अगर इंटेलिजेंस किसी का अच्छा है, तो वो स्पोर्ट्स, डांसर, एथलेटिक्स, जिम्नास्ट में जा सकता है। इंट्रा इंटेलिजेंस है किसी के पास, तो वो सेंट्स, मास्टर ऑफ जैन रिलीजन टाइप बन सकते हैं।
इंट्रा मतलब अपने बारे में अगर किसी को पता है तो, ठीक है, डीप नॉलेज है अगर किसी को। एंटर इंटेलिजेंस अगर किसी को है तो वो साइकियाट्रिस्ट, पॉलिटिशियन, टीचर, काउंसलर, सेल्स पर्सन वगैरह बन सकता है, ठीक है, मतलब लोगों के बारे में। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस और एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस उन्होंने 1998 और 2000 में ऐड करे थे, जिसमें नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है अगर किसी को मतलब नेचर से प्यार है तो वो फार्मर बन सकता है, जियोलॉजिस्ट बन सकता है, बायोलॉजिस्ट बन सकता है। और एग्जिस्टेंशियल में पर्सन कैन बी अ फिलोसफर और अ थिंकर, ठीक है। सो ये 8th उन्होंने 1998 में डाला था और इन 2000 में डाला था, और ये आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है बाय गार्डनर, ठीक है। देन स्टेनबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी है विच वाज गिवन इन 1984। तो उन्होंने 3 कंपोनेंट्स की बात करी थी कि एक अगर जैसे आपका जो माइंड है वो काम करता है, सो वो 3 कंपोनेंट्स से इन्फ्लुएंस होता है। पहला है कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, जो कि आपकी एनालिटिकल इंटेलिजेंस होती है। इट रिफ्लेक्ट्स अवर इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटी विच हेल्प्स इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है। इट इंक्लूड्स नॉलेज एक्विजिशन, मेटा कॉम्पोनेंट एंड इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। जैसे कि हम कोई पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मतलब ये हमारी एनालिटिकल इंटेलिजेंस होती है, जो वो वाला पार्ट है हमारा, ठीक है। नॉलेज एक्विजिशन मतलब कि आप नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, कहीं से ज्ञान ले रहे हो। मेटा कंपोनेंट आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में आपके 3 पार्ट होते हैं। स्टेनबर्ग की थ्योरी है ये वो थ्योरी इधर नहीं पढ़ाए रखी है आपको, वो थ्योरी हमको बीएलएड में पढ़ा रखी है। तो बेसिकली मेटा कंपोनेंट का ये काम होता है कि कोई भी अगर आपको टास्क दे रखा है तो मेटा कंपोनेंट आपके दिमाग में वो रोल प्ले करता है कि क्या क्या स्ट्रेटेजीज लगाओगे, कैसे कैसे स्ट्रेटेजीज लगा के कैसे काम करोगे, ठीक है। जैसे कि मतलब आपको अगर पता है कि अगर कोई चीज़ आपके से काफ़ी दूर रखी हुई है और आप से हाथ से नहीं पहुंच रहा, तो आपके नियर बाय में से क्या चीज़ रखी हुई है जिसको पकड़ के आप उस चीज़ को अपनी तरफ खींच के ला सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर मेटा कंपोनेंट वर्क्स, मतलब स्ट्रेटेजीज आप कैसे लगाओगे। देन एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, तो ये आपकी क्रिएटिव वाला कंपोनेंट होता है। It is related to creative thinking which is used to solve problems based on previous experience, जो भी आपके past experience है। So आप कैसे अपने experience को use करके creativity के साथ में intelligence को use करते हो, ये आपका experiential learning होता है, ठीक है। मतलब कि जैसे आपको पता है कि रोटी बनाने के बाद में तवे को हाथ लगाओगे तो ऑफकोर्स हाथ जलेगा क्योंकि वो गर्म है, तो आपका एक्सपीरियंस है, तो अगली बारी से आप उसको हाथ नहीं लगाते हो, ठीक है। या अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई क्रिएटिव तरीका, जैसे कि आपको पता है कि जैसे हम टीवी को ऑन करना होता है, कभी कभी ऑन नहीं होता है, तो आप करते रहते हो, ट्राई करते रहते हो, कुछ नहीं होता, बट आपका दिमाग खराब होता है तो आप धाड़ करके मारते हो, वो ऑन हो जाता है, ठीक है। तो वैसे वो क्रिएटिव नहीं है, बट हो सकता है इंडियन जुगाड़ है, क्रिएटिव हो जाए, ठीक है। तो ये आपकी एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस है कि आपने मार मार के सीख लिया कि वो एक धाड़ मारो उसको तो वो चल जाता है। Then contextual intelligence, it is the ability to function in practical everyday social situation. It reflects street smartness as in negotiating the price of any product, ठीक है। सो ये आपकी contextual intelligence आपकी practical knowledge है, जो आपकी common sense होती है, जो डेली लाइफ में आप काम करते हो, सामान खरीदने वगैरह में जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आपका जैसे भी दिमाग लगता है, ये वो है, ठीक है। ये यूनिट 1 इज ओवर। यूनिट 2 इज बिनेट्स प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन, अर्ली बिनेट स्केल, ठीक है। तो जो ये बिनेट वाली चीज़ें हैं ना, ये आपको बुक में मिल जाएंगी। ये काफ़ी वैसे वास्ट है पर वैसे सेंसलेस है, क्योंकि उन्होंने उसमें टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है कि टेस्ट में क्या क्या था, ठीक है। तो अब 8 पेज का टेस्ट में लिखने के लिए हमको पेपर में पूछ ही नहीं सकते, बट अगर आपको देखना हो तो सो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ। सो बिनेट प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन, मतलब जब उन्होंने टेस्ट बनाया था तो क्या क्या हुआ था। सो ही डिसएग्रीड दैट जनरल इंटेलिजेंस कैन बी मेजर्ड बाय टेस्टिंग रिएक्शंस ऑफ टाइम, रोल मेमोरी, सेंसिटिव एक्टिविटीज और मस्कुलर मूवमेंट्स। एंड इसकी वजह उन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस इज शुड बी सीन एज द कैपेसिटी टू फाइंड एंड मेंटेन अ डेफिनाइट डायरेक्शन ऑफ पर्पस। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू जज वेल एंड कॉम्प्रीहेंड वेल एंड टू रीजन वेल, ठीक है। तो बिनेट ने इंटेलिजेंस को एज अ होल देखा था, रेदर देन कि वो अलग अलग चीजों के लिए काम आ रहा है, बस मतलब मेमोरी के लिए काम आ रहा है या मस्कुलर मूवमेंट के लिए। तो उन्होंने बोला था कि इंटेलिजेंस इज मच मोर देन दैट, जैसे कि जिसकी इट इज द एबिलिटी जिसकी वजह से हम जज कर पाते हैं, कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं, रीजन कर पाते हैं। ही वर्कड ऑन इंटेलिजेंस एंड वाज गाइडेड बाय 2 प्रिंसिपल्स। तो 2 प्रिंसिपल्स से उन्होंने जिसपे उनकी थ्योरीज टिकी हुई है, प्रिंसिपल ऑफ एज डिफरेंशिएशन एंड प्रिंसिपल ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ एज डिफरेंशिएशन रिफर्स टू द फैक्ट दैट वन कैन डिफरेंशिएट ओल्डर चिल्ड्रन फ्रॉम यंगर चिल्ड्रन
बेस्ड ऑन देयर ग्रेटर एबिलिटीज। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने एक टास्क लिया था, उसमें उन्होंने क्या करा, मान लो 10 बच्चे उन्होंने अपना आगे खड़े कर दिए अलग अलग एज ग्रुप के, और उनको उन्होंने 2 टास्क दे दिए। ठीक है, तो ये उन्होंने उनसे ये नहीं पूछा कि आप कितने कितने साल के, बट द वे दे कंप्लीटेड द टास्क, और उसके बेस पे उन्होंने ये जज करा कि मान लो आपके आगे 10 बच्चे रखे हुए, ठीक है, तो आपको बोला, उनको सबको 2 टास्क दिए हैं। एक को बोला 2+2 करके दिखाना, और एक को बोला है कि 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 करके दिखाना है। ठीक है, तो ऑफकोर्स जो छोटा बच्चा होगा उसको 2+2 आता होगा, और जो बड़ा बच्चा होगा उसको 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 आता होगा। तो बिनेट ने ये बोला कि बिना एज के भी अगर हम बच्चे का एबिलिटी चेक करें तो हमको ये पता लग जाएगा कि कौन सा बड़ा बच्चा है, कौन सा छोटा बच्चा है। इसका मतलब जो बच्चे का इंटेलिजेंस है वो हमको कहीं ना कहीं दिख रहा है, उसकी एबिलिटी हमको मतलब मिल रही है बाहर, बिना उसकी एज पूछे। यहीं से उन्होंने जो बच्चे की क्रॉनिकल एज और मेंटल एज होती है उसका फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, सो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी ये कहता है कि इंटेलिजेंस में बी कंपोज्ड ऑफ distinct elements. He preferred to measure the final product of intelligence, so made task. ठीक है, सो बिनेट ने ये बोला कि जो इंटेलिजेंस होती है वो काफी सेपरेट और अलग अलग एलिमेंट्स की होती है। मतलब इंटेलिजेंस आपका हर तरीके की हो सकती है। ठीक है, जो अभी हमने पढ़े थे, जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, मैथ्स इंटेलिजेंस वगैरह है, तो उन्होंने उसको मेजर करने के लिए एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जिसमें उन्होंने बहुत सारे टास्क रख दिए थे, और वो टास्क उन्होंने बच्चों के आगे रखे कि आपको ये टास्क कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो फ्रॉम पेज नंबर 60 से लेके पेज नंबर 65 तक में वो टास्क दे रखे हैं जो अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को करने के लिए दे रखे थे। जैसे कि चिल्ड्रन ऑफ 3 years ऑफ एज को बोला था कि पॉइंट टू योर नोज, आईज एंड माउथ, रिपीट द सेंटेंस, रिपीटिशन ऑफ फिगर्स, प्रेजेंटेशन ऑफ अ पिक्चर। 4 साल के बच्चों को बोला था कि इफ यू कैन टेल द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, नेम फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स, रिपीट 3 फिगर्स कंपेयर टू लाइन्स। 8 साल के बच्चे को बोला था रीड 2 लाइन्स आफ्टर मेमोराइजेशन, नेम 4 कलर्स टू काउंट फ्रॉम 20 to 0। ठीक है, सो ये उन्होंने पेज नंबर 60 से लेके पेज नंबर 65 तक ये लिखी हुई है कि 3 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा और एडल्ट के लिए क्या क्या है। तो ये अगर पेपर में लिखना भी है तो हमको रट्टा मारना पड़ेगा इसका, बट पता नहीं, सेंसलेस है मतलब ये याद करना, क्योंकि मतलब ये कॉन्सेप्ट मेन है कि यहाँ से छोटे बच्चे के लिए था, करते करते बड़े बच्चे के लिए हो गया, और इसका रिजल्ट ये है कि जो छोटा बच्चा है वो अपने लेवल का ही सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, ऑफकोर्स जो एज 3 है वो सॉल्व द पेपर कटिंग टेस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो यहाँ से हमको ये पता लग जाएगा कि अ पर्सन इज एडल्ट एंड अ पर्सन इज चाइल्ड। ठीक है, सो योर यूनिट 2 इज ओवर। यूनिट 3 इज टर्मन्स स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल, द मॉडर्न बिनेट स्केल। ठीक है, सो टर्मन 1916 ने स्केल को फिर से एक्सटेंड करा। जो ये बिनेट साइमन स्केल है ये 5 बारी बना है, तो यहाँ पे आपका तीसरा वाला स्केल है। यहाँ पे उन्होंने बोला, यहाँ पे उन्होंने क्या करा था, उन्होंने डाटा कलेक्ट करा 2300 सब्जेक्ट्स का, जिसमें 400 एडल्ट्स थे, 1700 नॉर्मल बच्चे थे, 200 डिफेक्टिव प्लस सुपीरियर बच्चे थे। ठीक है, और इस डाटा को कलेक्ट करने के बाद में ही इम्प्रूव द स्केल, जिसको उन्होंने नाम दिया रिवर साइड प्रेस। द IQ बिकेम द न्यू स्टैंडर्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, यहाँ से उन्होंने मेंटल एज और क्रॉनिकल एज वाली जो फॉर्मूला है वो निकाला। उसके बाद फिर उन्होंने 1916 में रिवाइज्ड वर्जन डाला था, जिसमें सेम वही पेज नंबर 67 से लेके 75 तक में सेम वही बात है। जैसे कि ईयर 3 में पॉइंटिंग टू पार्ट ऑफ बॉडी, नेमिंग फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स, इन्यूमरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन पिक्चर, गिविंग सेक्स, गिविंग द फैमिली नेम, रिपीटिंग 6 to 7 सिलेब्स। ठीक है, सो सेम उन्होंने ये रहा सुपीरियर एडल्ट, एवरेज एडल्ट फॉर 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा, 11 साल का, 8 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का। तो ये उन्होंने उन सबके लिए अलग अलग पॉइंट्स बता रखे थे कि इतने साल का बच्चा ये कर सकता है, इतने साल का बच्चा ये टास्क परफॉर्म कर लेगा। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने मॉडर्न मिनट स्केल निकाला 1972 में टू असेस कॉग्निटिव एबिलिटीज। ये चौथा है उनका वर्जन, और उसमें जो टेस्ट था इट हैज 13 सब टेस्ट। ठीक है, सो दोज 13 सब टेस्ट वर वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन, मेमोरी फॉर डिजिट्स, एब्सर्डिटीज, वर्बल रिलेशंस, पैटर्न एनालिसिस, कॉपिंग, मैट्रिक्स, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, क्वांटिटेटिव, बीड मेमोरी, मेमोरी फॉर सेंटेंसेस। ठीक है, सो 13 सब टेस्ट थे जो उन्होंने मॉडर्न बिनेट साइमन स्केल में निकाले थे कॉग्निटिव एबिलिटीज असेस करने के लिए। ठीक है,
फिर लास्ट एक तगड़ा 5th एडिशन लाया लास्ट मॉडर्न बाइनेट स्केल का 1916 से, जो इसमें इसने ये निकाला SB5 निकाला। दिस प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। कॉग्निटिव एबिलिटीज क्या क्या थी? जर्नल इंटेलिजेंस, नॉलेज, फ्लूइड रीजनिंग, क्वालिटेटिव रीजनिंग, विजुअल में स्पाशियल प्रोसेसिंग, वर्किंग मेमोरी, नॉन वर्बल IQ एंड वर्बल IQ। ठीक है, सो ये सारे के सारे इन्होंने निकाले जो एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉग्निटिव एबिलिटी के बारे में बताते हैं फैक्टर्स, बिनेट स्केल 5 एडिशन में। ठीक है, सो ये हेल्प क्या करता है? इट हेल्प्स टू डायग्नोस डेवलपमेंटल एबिलिटीज जैसे कि क्लिनिकल एंड न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट, अर्ली चाइल्डहुड असेसमेंट, साइको एजुकेशनल इवेल्युएशन फॉर स्पेशल एजुकेशनल प्लेसमेंट, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर करियर असेसमेंट, इंडस्ट्रियल सिलेक्शन, adult neurological treatment, forensic context and research on ability and aptitude. So SB5 can be used for all these purpose। इन सबको डायग्नोस करने के लिए, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए जो ये मॉडर्न बिनेट स्केल है यूज हो सकता है। ठीक है, सो ब्लॉक 2 इज ओवर, ब्लॉक 3 कल कर लेंगे जब तक नोट्स बन जाएंगे। तो ब्लॉक 2 में इतना ही था, जो ये स्केल है इसके बारे में था, और ये इतना कुछ मुझे खास लगा नहीं, ये थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ओके, बाय।